अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट उमर बिन सईद द अनटोल्ड स्टोरी की एक और एपिसोड के साथ हाजिर है। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ गेस्ट हमारे यूथ के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग साबित हो सकते हैं, तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर कामरान को हमारे शो में। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर, अपना थोड़ा तारुफ करा दें हमारे व्यूअर्स के लिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर कामरान अली है और मैं अजीज़ फातिमा में एज अ पोस्ट ग्रेजुएट रजिस्ट्रार जॉब कर रहा हूँ और वापडा हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ एज अ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, तो सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है और किस तरह फैसलाबाद मूव किए, थोड़ा सा ये। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ खुरड़ेवाला के करीब एक छोटा सा गांव है, उधर से बिलोंग करता हूँ। मेरी इब्तदाई तालीम वहीं से थी और फिर एफएससी के लिए मैं फैसलाबाद में आया था, शिफ्ट हुआ था। जब मैं फैसलाबाद में शिफ्ट हुआ तो इनिशियली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, लेकिन फिर मेरे फादर ने मुझे समझाया कि बेटा अगर आप इस जो हार्ड टाइम है इसको रेजिस्ट कर लोगे तो इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर, और अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स गॉट बेटर। तो उसके बाद कामरान भाई, जब आपने यहाँ से अपनी एफएससी कंप्लीट करके आपने जब चाइना मूव किया है एमबीबीएस के लिए, तो ये डिसीजन आपने किस तरह लिया था? हाँ जी, ये एक ऐसी चीज़ थी कि जब मैंने एफएससी की है तो उस वक्त चूँकि मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी, पीछे घर में भी कोई ज़्यादा इतना गाइड करने वाला नहीं था मुझे, इसलिए एफएससी में मैं उस तरह नहीं पढ़ सका जिस तरह मुझे पढ़ना चाहिए था। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली एफएससी में। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं रिपीट कर लेता हूँ। मैं इस इंटेंशन के साथ यहाँ से उठ के फिर लाहौर चला गया। तो वो जैसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हुआ, एक थोड़ा ज़्यादा बंदा बड़ी सोसाइटी में जाता है, तो उधर आई केम टू नो कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आई कैन गो अब्रॉड फॉर माई ग्रेजुएशन स्टडीज़। तो वहाँ पे फिर ये एक आइडिया फ्लोट हुआ। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार मतलब वाई डोंट यू ट्राई। तो मैंने फिर घर बात की, तो मेरे फादर की फॉर्चुनेटली रिटायरमेंट करीब थी, तो उस वक्त उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि चलें ठीक है, जो मेरे रिटायरमेंट के पैसे होंगे वो मैं मतलब तुम्हें दे दूँगा, तो तुम ठीक है चाइना तुम पढ़ने के लिए चले जाओ। तो ये एक बड़ा एक एक्सीडेंटली वी डिसाइडेड कि चलो यार ठीक है मैं मतलब चाइना चला जाऊँगा। तो दिस इज हाउ आई एंडेड अप। तो चलिए, इसको तो आपने कामरान भाई इस अपॉर्चुनिटी को तो आपने गेन कर लिया, लेकिन जब आप वंस चाइना मूव कर गए, ठीक है, तो वहाँ पे जाके किस तरह लाइफ थी? yes. और आपने किस तरह यानी कि उसको फेस किया? हाँ, टू स्टार्ट विद यस, लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डिफरेंट देयर। उसकी वजह ये थी कि मेरा ब्रॉटअप भी एक छोटे से गांव से था, और फिर कम्प्लीटली एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जाके सर्वाइव करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे जाके एक जो फीलिंग बंदे की होती है, जो मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि अब मैं इधर आ गया हूँ और अब 5 साल के लिए मैं इधर हूँ और वापस नहीं मैं जा सकता। नो टर्निंग बैक। एग्जैक्टली। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया। और फिर मैं आपको ये बताऊँ, आज के पहले कुछ दिन ऐसे थे जहाँ पे मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने मेडिसिन नहीं करनी, मैं वापस चला जाता हूँ। मैं फैमिली के बगैर, पेरेंट्स के बगैर नहीं रह सकूँगा, मैं वापस चला जाता हूँ। मैं जाके उधर कोई बात नहीं, मैं बीकॉम कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मैंने मेडिसिन नहीं करनी, इधर नहीं मैंने रहना, क्योंकि मैं होम सिक फील कर रहा था। लेकिन फिर यहाँ पे भी मुझे वही मेरे फादर की नसीहत याद आई कि बेटा आप थोड़ी देर थोड़ा रेजिस्ट करो कंडीशंस को, इंशाल्लाह कंडीशंस विल गेट बेटर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह कंडीशंस गॉट बेटर। अच्छा, तो सर उसके दौरान आपका पाकिस्तान चक्कर लगता रहता था? नहीं, पाकिस्तान मेरा चक्कर नहीं लगता था। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से नहीं था, तो मैं पाकिस्तान आने के लिए जो टिकट्स वगैरह वो मेरी कोशिश होती थी कि मैं पाकिस्तान ना जाऊं, ताकि मैं इधर ही रह के अपना। तो वहाँ पे सर्वाइवल फिर किस तरह था, यानी कि उन 5 सालों के अंदर? सर्वाइवल उधर डेफिनेटली मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कंपैरेटिवली, क्योंकि उधर जो मेरे बाकी दोस्त थे, मुझे अभी भी याद है, छोटा सा एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी जी बिल्कुल। ये पहले सेमेस्टर की बात है। पहले सेमेस्टर की जब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे, तो मेरे जो साथ के दोस्त थे उनमें से वो माशाल्लाह बड़े अच्छे घरों से बिलोंग करते थे। उनके जो पॉकेट मनी थी वो मुझसे कहीं ज़्यादा थी। तो रात को हम लोग सारे पढ़ रहे थे, तो वो उठे और वो मैकडॉनल्ड्स चले गए, और उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको ज्वाइन कर सकता। तो वहाँ पे बैठे बैठे फिर मैंने ये सोचा, ये पहले कुछ दिनों की बात है, मैंने ये सोचा कि यार मेरे पास क्या ऐसी चीज़ है जो मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, जो मतलब मुझे इनसे डिफरेंट कर सकती है। तो उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे पास मेहनत है, मेरा दिमाग है, मेरी बुक्स हैं, मैं इन पे अगर फोकस करूं तो मैं दिस कैन मेक डिफरेंस। तो लेकिन जब कामरान भैया आप वापस आए हैं, मतलब चाइना से आप वापस पाकिस्तान में आए हैं, तो तब भी सर्कमस्टांसेस कुछ मुश्किल ही होंगे ना? तब आपने आके सोचा नहीं कि यार मैं चले वंस मैंने मेडिसिन कंप्लीट कर लिया, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, लेकिन उस टाइम भी आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, तो फिर वो किस तरह आपने फेस किया इसको यहाँ पे? ये वाकई बहुत हार्ड टाइम था जब मैं वापस आ गया था, क्योंकि सारे लोग जो फैमिली वाले, बहुत सारे ऐसे आपके अराउंड लोग होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं और आप दे एक्सपेक्ट कि आप काम करेंगे और अर्न करेंगे और इस तरह। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको नहीं पता होता, क्योंकि हमने एग्ज़ाम वगैरह देना होता है। इधर पाकिस्तान आके फिर मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं एकेडमी ज्वाइन करूँ, जैसा कि मेरे मोस्टली दोस्तों ने किया था,
जो एनएलई जो पीएमडीसी टेस्ट एग्जैक्टली होता है उसको पास करने, बिल्कुल पीएमडीसी को पास करने के लिए वो करने के लिए या तो मैं एकेडमी ज्वाइन करूँ, जो कि एक कस्टम था उस वक्त, एक एकेडमी आपने ज्वाइन करनी है तो आपने ट्रेंड बना था बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी अच्छे खासे रिसोर्सेज की ज़रूरत है और फ्रेंकली स्पीकिंग आई डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज फॉर दैट। तो तब मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है मैं एक और जॉब करूँगा इधर फैसलाबाद में रहते हुए और साथ साथ मैं प्रिपरेशन करूँगा। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इस वक्त मुझे क्रिटिसाइज़ किया कि यार अब तुम जॉब में पड़ गए हो, अब तुम पैसा आना शुरू हो जाएगा, फिर तुम पढ़ने की तरफ से ध्यान हट जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी सारी की सारी जो मतलब तुम बिल्कुल डी ट्रैक हो जाओगे। लेकिन समवेयर इनसाइड मी आई न्यू व्हाट एम आई डूइंग। वहाँ पे फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि नहीं मुझे पता है मैंने क्या करना है। मेरा एक ख्वाब था, मेरा पैशन था कि मैंने एक बेहतर लाइफ जीनी है, मैंने एक बेहतर डॉक्टर बनना है। तो मेरे ख्याल में मेरे इस पैशन ने मुझे ज़िंदा रखा। जॉब के दौरान बड़ी हार्डशिप्स आई। बिल्कुल, मैं सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट करूँ कामरान भाई, लेकिन जब मुझे याद है कि आपने जिक्र किया था कि जब आप शाहकोट से आपने फैसलाबाद आना होता था तो पहले आप वहाँ से साइकिल पे आते थे और आगे फिर आप उसके बाद वैगन में सफ़र करते थे। Exactly. तो ये सारा कहने को तो बड़ा आसान होता है, लेकिन फॉर द कंटिन्यूस एक पैसेज ऑफ टाइम आप इस चीज़ को रिपीट कर रहे हो डेली, तो उस टाइम आपके यानी कि होप्स और ये मोटिवेशन ख़त्म नहीं हुई कभी कि यार कब तक मैं इस तरह सर्वाइव करूँगा अपना? उमर भाई दो चीज़ें हैं इसमें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात ये कि अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारे व्यूअर्स के लिए भी है कि इंसान जो है ना वो हमेशा अपने फ्यूचर में जीता है। हमेशा ये याद रखें कि जब आप मेहनत करते हैं ना, आपकी जो इस वक्त की हार्डशिप्स हैं वो आप इसलिए बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा होता है कि मेरा फ्यूचर। एग्जैक्टली, मैं कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का जब भी हार्ड टाइम आप देख रहे हो ना, तो कभी भी उस टाइम पर फोकस ना करें। हमेशा जब आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके अराउंड हैं, आप कोई भी चीज़ यू फील कि यार कोई भी चीज़ अच्छी नहीं जा रही है, सारी चीज़ें मेरे ख़िलाफ़ जा रही हैं, लेकिन उस वक्त आप इस फीलिंग के साथ आप जिंदा रहें कि यार अगर मैं इफ़ आई गेट थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स तो मेरा फ्यूचर ये होगा। ये एक ऐसी अल्लाह पाक पे यकीन और उसके बाद अपने फ्यूचर की एक ख्वाब जो है वो उसको ज़हन में रखते हुए जब इंसान चलता है ना, तो मोस्टली मेरे ख्याल में चीज़ें बंदे के लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो सर उसके बाद सर आपने पीएमडीसी क्लियर किया माशाल्लाह से अपना। बिल्कुल। तो उसके बाद सर आपने फिर जो हाउस जॉब थी वो सर वो आपने कहाँ की और वो सारा टाइम? हाँ जी, वो हाउस जॉब पीएमडीसी जब मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, उस हाउस जॉब मैंने लाइट हॉस्पिटल में फिर ज्वाइन की। उस वक्त भी मेरी फैमिली तो ऑफ कोर्स मुझे सपोर्ट नहीं करती थी। उस वक्त फिर हाउस जॉब में इस तरह से था कि चूँकि मैं फॉरेन ग्रेजुएट था तो मुझे पेड हाउस जॉब मिलना मुश्किल था। अब मेरे सामने फिर से दो रास्ते थे। एक तो रास्ता ये था कि मैं आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पहले दिन जाके मैंने ज्वाइनिंग दी तो मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहते हो, सीखना चाहते हो या पे लेना चाहते हो? तो मैंने कहा सर मैं कोई बात नहीं, 1 साल और है ना मुश्किल, तो कोई बात नहीं, मैं गुजारा कर लूँगा, मैं सीखना चाहता हूँ। अच्छा। मेरे पास या था या तो मैं नेफ्रोलॉजी ज्वाइन कर लूँ एज अ पेड हाउस ऑफिसर या मैं मेडिसिन ज्वाइन करूँ एज एन अनपेड हाउस ऑफिसर। तो मेरे सामने मेरा पैशन था, मेरी ड्रीम्स थी। आई वॉन्टेड टू बी ए गुड फिजिशियन, तो मैंने फिर मेडिसिन ऑप्ट की, मैंने मेडिसिन ज्वाइन की और मेरी 6 मंथ्स मेडिसिन मैंने जनरल मेडिसिन की और सारी की सारी अनपेड थी। अच्छा, तो लेकिन सर उस टाइम में भी कामरान भाई जब बंदे पे एक ऐसी एज आ जाती है कि आपको फैमिली की आपकी एक्सपेक्ट करने लग जाती है कुछ आपसे, और ऑब्वियसली बात है बंदे पे जिम्मेदारियाँ ही बढ़ जाती हैं, तो लेकिन उस टाइम में भी बंदा फाइनेंशियली इस तरह के सर्कमस्टांसेस हों बंदा के, तो किस तरह फिर आप उसको यानी कि चैलेंज को फेस करते थे? बड़ा मुश्किल वक्त था, मेरे खुद के लिए बड़ा मुश्किल वक्त था, क्योंकि बात यह है कि आप अपनी हद तक तो फिर भी किसी हद तक चीज़ें आप मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब आप अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं तो फिर यूजुअली आप टूट जाते हैं। लेकिन वंस अगेन मेरी मोटिवेशन वंस अगेन वही थी कि ये वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो ये वक्त गुजर जाएगा। ये 1 साल है, मुश्किल है, लेकिन मुझे आगे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बड़ी ब्राइट है इंशाल्लाह। मतलब ये एक होप थी ऐसी, ये जिसने मुझे आई थिंक दिस होप केप्ट मी अलाइव। तो दिस इज़ हाउ आई गॉट थ्रू दिस। माशाल्लाह सर, बड़ी बात है जी आपकी। तो उस टाइम फिर आपने जो ये क्या बोलना एक और स्टोरी जरा अपने व्यूअर्स को बताएंगे हम कि जो आपने जो पहली बाइक अपनी ली थी, यस, तो वो थोड़ा ज़रा शेयर करें। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेरे जो मैंने जब ग्रेजुएशन कर ली थी व्हेन आई वाज अ डॉक्टर, तो उस वक्त मैंने पाकिस्तान आके एक नया मैंने साइकिल खरीदा था, एक साइकिल खरीदा था मैंने। अच्छा। आई स्टार्टेड माई कैरियर ऑन अ बाइसिकल। फिर उसके बाद असल में फिर मैंने एक और जॉब की जिससे मुझे 18,000 रुपया पर मंथ मिलता था। ये आपकी पहली जॉब थी? एग्जैक्टली, मेरी पहली जॉब। अच्छा जी, ये पीएमडीसी क्लियर करने से पहले की? हाँ जी, पहले की बात है। वहाँ से फिर मैंने कुछ पैसे कलेक्ट किए और फिर वहाँ से मैंने बाइक खरीदी।
लेकिन उस बाइक में डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था डेफिनेटली। ठीक है, तो उसके बाद जब आप कामरान भाई आगे अपने अजीज़ फातिमा ज्वाइन किया है, तो वो अपने आप वहाँ पे आपने किस तरह एडजस्ट किया और वो सारा? यस, मैं इधर व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, जो जितने भी यंग लोग हैं ना उनके एक बात बताना चाहता हूँ कि अपनी होप्स को अलाइव रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी जहाँ पे भी आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, और आपकी अल्टीमेट कभी भी अपना फोकस ना अपनी जो अपना गोल है ना उससे साइड पे ना होने दें। ये सबसे ये की टू सक्सेस ये है कि कंसिस्टेंट रहें और अपने गोल पे फोकस्ड रहें। जब मैंने अजीज़ फातिमा ज्वाइन किया तब मैं ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि मैं और जॉब्स करता, मैं ना असल में जो रिप्लेसमेंट्स वगैरह करता था, मेरे सीनियर्स दे न्यू कि मैं थोड़ा, अगर वो मुझे कहते थे कि ये एक ड्यूटी है आप कर लो, इसके बदले में हम आपको पे कर देते हैं, तो वो मैं कर लेता था। उनको पता था कि यानी कि आपको उस समय ज़रूरत है, ज़रूर उसका एक्सेस लेते थे। बिल्कुल, वो मैं थैंकफुल भी हूँ वैसे उनका एक तरह से कि चलें वो मुझे ये चांस दे देते थे। फिर आपने कुछ ना कुछ तो गेन किया होगा उस टाइम से। एग्जैक्टली, बिल्कुल। फिर मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह पाक ने, जैसा अल्लाह पाक रास्ते इंसान के लिए खोलते हैं, मैं एक दिन के लिए एक रिप्लेसमेंट पे गया साहिल हॉस्पिटल। वहाँ पे एक कंसल्टेंट के साथ एक पेशेंट डिस्कस किया, तो वहाँ पे उसने मुझे जॉब ऑफर की फॉर अजीज़ फातिमा। अच्छा, तो फिर दिस इज़ हाउ आई एंटर्ड अजीज़ फातिमा। ठीक है, तो सर वहाँ पे फिर आप कम्प्लीटली यहाँ पे ही सेटल हो गए थे, या तब भी आप वहाँ से आना जाना करते थे अपने घर से? नहीं, उन दिनों में फिर ऐसा था कि मैंने एक छोटा सा एक रूम था, मेरे कुछ और दोस्त थे, तो हमने एक छोटा सा रूम रेंट किया था। वो 2000 पर हेड आता होता था, तो मेरी उस वक्त पे 25,000 थी। तो अजीज़ फातिमा में जो मेरी इनिशियल पे थी वो 25,000 थी। तो फिर वो एक छोटा सा रूम रेंट किया हम लोगों ने मिल के। तो लेकिन हालात उस वक्त भी मुश्किल थे। उस वक्त बेसिकली मैं 2 फ्रंट्स पे लड़ रहा था। एक था कि मैं फाइनेंशियली आई हैड टू अर्न समथिंग, बिल्कुल, एंड एट द सेम टाइम ये वो पॉइंट नहीं था जिसके लिए मैंने सारी की सारी स्ट्रगल की थी। मुझे पता था कि ये भी आगे हाँ, ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आके मैं कहूँ कि नहीं यार अब ठीक है, मैं रिलैक्स नहीं हो सकता था इस जगह पे भी आके। सो आई हैड टू फाइट ऑन 2 फ्रंट्स एक्चुअली। एक तो फाइनेंशियल जो मामला थे उनको मैंने देखना था, और एट द सेम टाइम मैंने अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू करना था। मुझे फिर एक जॉब मुझे मिली DHQ चनियोट में, मैंने थोड़ी देर जॉब की। वो मैंने मोस्टली डबल जॉब्स ही की हैं। तो किस तरह मैनेज करते थे? मतलब ये तो कामरान भाई आपको लगता नहीं कि बंदा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है? लेकिन जिस तरह आपने उसे शेयर किया था कि फॉर द कंटिन्यूस 3 डेज़, यानी कि आप कम्प्लीटली जो है वो ऑन ड्यूटी रहे हैं एक टाइम पे, तो बंदा मेंटली अपने आप को समझता नहीं कि मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ। देखिए, मैं वंस अगेन मैं वही बात कहूँगा कि आप जो है ना वो आप जीते जो है ना वो अपने फ्यूचर में है। अच्छा, ये की टू सक्सेस जो है ना वो अपने फ्यूचर में जीना है। अगर मैं रात को 10 बजे बिल्कुल थका हुआ भी आता था ना, मैं सोने लगता था, तो मुझे मेरे ज़हन में ये बात आती थी कि यार मेरा पार्ट 1 हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह वन डे आई विल बी ए कंसल्टेंट। ये चीज़ मुझे उठा के बिठा देती थी एक दफ़ा फिर से कि नहीं यार मैंने 1 घंटा 2 घंटे पढ़ना है। माशाल्लाह सर, ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन कंटिन्यूसली अपने आप को इसी रूटीन में ड्रैग रख करना तो ये कोई आसान बात तो नहीं है। क्योंकि कभी ना कभी तो बंदा अंदर से हार जाता होगा कि यार कब तक, यार 1 साल 2 साल कब तक मैं अपने आप को इस तरह ही मूव ऑन करता रहूँगा। ये बिल्कुल बात सही है, बंदा हारता है, टूटता है, बहुत दफ़ा रोता भी है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि मेरे लिए जो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी वो मेरे फादर के वो अल्फाज थे कि बेटा ये वक्त गुजर जाएगा। मुझे देखें, ये एक मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह पाक पे इंसान यकीन रखे और मेहनत करता रहे और कंसिस्टेंट रहे और अल्लाह पाक की रहमत से मायूस ना हो इंसान, कोई शक नहीं, अल्टीमेटली अल्लाह पाक कोई ना कोई रास्ता उसके लिए निकाल देते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे ना ज़िंदा रखा। मैं समझता हूँ कि मैं एक तो डबल जॉब या 3 जॉब्स करने के बाद भी रात को अगर मैं 10 बजे 11 बजे भी फारिग होकर आता था तो मैं थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ता था। सिर्फ इस वजह से हर रोज़ रात को मैं देखता था खुद को कि यार मैं अगर करूँगा तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और ये एक चीज़ कि मैंने इधर रुकना नहीं है, मैंने आगे जाना है, मेरा गोल ये नहीं है। बिल्कुल जी। तो जब कामरान भाई आपने अजीज़ फातिमा वाले टाइम के अंदर जब आपने अपनी पहली गाड़ी ली है, यस, तो वो भी थोड़ा शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। हाँ जी बिल्कुल। वो क्योंकि उस टाइम वो जो हॉस्पिटल स्टाफ था वो कहते थे कि कामरान ने जो है ना वो अपने आप को गले से लगा दिया था उस गाड़ी को, इतना उससे एक प्यार बढ़ गया था। बिल्कुल, जब इंसान ने हार्ड टाइम देखा होता है और इंसान के ड्रीम्स होते हैं। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी सोचा नहीं था, इवन जिस सेटअप से मैं बिलोंग करता था, जिस तरह की फैमिली से मैं बिलोंग करता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक 2 वक्त की रोटी इज़्ज़त की दे रहे थे, लेकिन हमने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं एक कार ओन करूँगा, या हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ
मैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में काम कर रहा था, तो वहाँ पे जो मैं समझता हूँ कंसल्टेंट थे डॉक्टर आतिफ मकसूद साहब थे, माशाल्लाह मेरी इंस्पिरेशन है वो। अच्छा। तो इट वाज बेसिकली हिम हु मेड मी बाय दैट कार। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। चलिए, वैसे ये भी आपने बात अपने व्यूअर्स को बता दी, हालांकि बात कहना एडमिट करना आसान तो नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही। तो उसके बाद भी जब एक और बात भी थी कामरान भाई, जब आपने वो पहली गाड़ी जो है वो अपनी सेल की और आप अगली गाड़ी के लिए पैसे जोड़ रहे थे, तो उस टाइम मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स ने ख्वाहिश की थी कि उन्होंने वो उम्रा करने जाना है। एग्जैक्टली, देखिए तो आपने वहाँ ही सारे वो यूटिलाइज कर लिए। ये बात थी कि मेरी मैं मतलब जिस सेटअप से उठ के आया था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जितनी ज़्यादा मेहनत की थी, मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतर पोजीशन में होता जा रहा था। तो मेरी जो अटमोस्ट डिज़ायर अभी भी है वो ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को वो लाइफ दूं, जैसा ना एक बंदे का गोल होता है लाइफ का। एग्जैक्टली मेरा गोल ये था कि मैं अपने पेरेंट्स को वो लाइफ दूं जो मतलब उन्होंने कभी ड्रीम भी ना की हो। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, वो बेसिकली मैं तब समझूंगा कि मैं मतलब आई गॉट थ्रू, जब मेरे पेरेंट्स एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो ये मेरे लिए एक कह लें कि गोल था। मैं फर्स्ट गोल वॉज कि मैं अपने पेरेंट्स की सारी ख्वाहिशें इस तरह की पूरी करूँ। उम्रे के लिए फिर हम लोगों ने जब डिसाइड किया, तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे वगैरह जमा करके, और फिर उसी असना में मुझे गाड़ी भी चेंज करनी थी, तो आई हैड टू सेल माई कार फॉर सम टाइम। तो ये नहीं सर, जब बंदे की ऐसी नेक ख्वाहिशात हो तो अल्लाह ताला क्यों नहीं उसके लिए रास्ते खोलेगा। बेशक। तो अब कामरान भाई, जो आपका जो ये FCPS वाला और MRCP का फेज़ है, ये कितना कंप्लीट हो गया? हाँ जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मैं बहुत हद तक अपने गोल्स को पाने के करीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि मैं खुद से पैसे कमा के, खुद से अर्न करके, उन्होंने मेरे लिए इतना किया, तो मैं खुद से बेशक मैं जैसा भी टाइम देखूँ, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को एक ऐसी स्टेज पे ले आऊँ कि जहाँ पे उन्हें मुझ पे फ़ख्र हो। नहीं सर, कोई शक नहीं है। तो अपना कामरान भाई, आपका जो है पार्ट 1 FCPS का कंप्लीट हो गया? हाँ जी, पार्ट 1 हो गया। फिर ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह कर दी थी। ये आप कर रहे हैं न्यूरो में, अजीज़ फातिमा में? जनरल मेडिसिन। ठीक है। इसी दौरान मेरा, जैसा मैंने बताया कि टू बी ए गुड डॉक्टर वाज माय ड्रीम, तो ट्रेनिंग के साथ साथ, FCPS की ट्रेनिंग के साथ साथ फिर मैंने कोशिश की, ऑल्दो मैं डबल जॉब करता रहा हूँ हमेशा से, तो MRCP 1 और 2 मैंने अपने इंटरमीडिएट मॉड्यूल से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कर लिए हुए थे। तो अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 4th ईयर चल रहा है, इंशाल्लाह 6 मंथ्स और सो में मेरी ट्रेनिंग इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो कामरान भाई, जो ये एक बात मैं आपसे पूछना भूल गया, जो ये जिक्र अक्सर करते हैं जी, जो चाइना से डॉक्टर बन के आता है वो अपने आप को कम्प्लीटली एडजस्ट नहीं कर पाता, मतलब पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में और यहाँ की प्रैक्टिस में, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि इंसान ने कहाँ पे रहना है, इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे जाना है, इस चीज़ का फैसला इंसान का एटीट्यूड करता है। ठीक है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें और कंसिस्टेंट रहें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दुनिया की ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। कोई भी एक चीज़, सबसे बड़ी बात यह कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, अल्लाह पाक पे यकीन रखें, और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें और कंसिस्टेंट रहें। तो आपके मुताबिक जो पाकिस्तानी डॉक्टर है उसका स्किल और जो चाइना के डॉक्टर से जो डिग्री लेके आया है या कहीं बाहर से भी, उसका स्किल दोनों का सेम होता है, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता? एब्सोल्युटली। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये किसी भी आप प्रोफेशन में हैं, आप जो भी आप कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ पे खड़े होंगे, ये आपकी मेहनत डिसाइड करती है, आपकी कंसिस्टेंसी डिसाइड करती है, और आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। बिल्कुल। आप देखें, ये बात हमेशा ज़हन में रखें कि आप जो ज़िंदगी गुजर चुकी है, वो बिल्कुल जो गुजरी हुई ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको आप मेकअप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आई डिड नॉट डू दिस दैट एट दैट टाइम, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट डू दिस नाउ। एग्जैक्टली। दैट इज़ नॉट ट्रू। आप जब भी, वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में जब भी आप मेहनत करना शुरू कर देंगे, अल्लाह पाक पे यकीन रख के कंसिस्टेंट होकर मेहनत करना शुरू कर देंगे, तो अपने वालिदैन की दुआओं से आप वहाँ से एक्सेल करके बहुत आगे निकल जाएंगे। माशाल्लाह सर, आपसे बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। बल्कि अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि देखें जी, अपने आप को घर यहाँ बना लेना, ठीक है, गाड़ी ले लेना, बंगला ले लेना, ये कामयाबी नहीं होती। बेसिक कामयाबी होती है आपका जो बिलीफ है, आपका सेल्फ बिलीफ, ठीक है, जो आपको मजबूत रखता है थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट योर अप्स एंड डाउन्स। तो यहाँ पे जो बेसिक बात करने का मकसद ही ये है कि जो जिस तरह की डिटर्मिनेशन और जो आप एफर्ट पुट इन करते हो अपने गोल्स को फॉलो करने के लिए, आपके कुछ एम्बिशंस होते हैं, ठीक है, आप एक
एक मकसद होता है आपकी ज़िंदगी का, आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो उस सारे जो जर्नी जो है ना उसको बताने का बेसिकली कामरान मलिक को बुलाने का मकसद ये था कि हम आपसे वो शेयर करें कि जिस तरह उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अपना 101% डिटर्मिनेशन जो है और एफर्ट अपनी पुट की है, तो आज वो इस मुकाम पे हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं कि वो अपने ड्रीम्स के और भी करीब है। तो सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। थैंक यू। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।